डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा विधानसभा में सीएम सैनी ने की 2 बड़ी घोषणाएं। छछरौली में मूल निवासियों को मालिकाना हक देने का फैसला और आरटीएस कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को दी मंजूरी। आईडीएफसी बैंक में हुई अनियमितता का मामला, हरियाणा सरकार ने किया कमेटी का गठन। विधानसभा में सीएम सैनी ने साझा की जानकारी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा, कहा पहली बार पुलिस की तरफ से विपक्ष को नोटिस लगाकर रोका, हमारे जिला अध्यक्ष को किया गया हाउस अरेस्ट। हरियाणा सिविल सचिवालय से एक अधिकारी ने लगाई छलांग, आईएएस के कार्यालय में तैनात था अधिकारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मतलब में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में हाउस अरेस्ट के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेताओं को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा कि किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा परिसर के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखना यूटी प्रशासन का विषय है। यदि किसी ने निर्धारित स्थान के बजाय विधानसभा के आसपास प्रदर्शन किया तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई स्वाभाविक है। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं और बिना तथ्यों के सदन का समय बर्बाद करना उचित नहीं है। सरकार का तर्क है कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। विपक्ष के वॉकआउट के बीच मुख्यमंत्री ने विकास एजेंडे पर जोर देते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा आरआरटीएस कॉरिडोर की स्वीकृति की जानकारी दी। 52 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में बनेगा, जिससे एनसीआर में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर विकास और सुशासन पर केंद्रित है। वही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्ती बरतता प्रशासन की जिम्मेदारी का हिस्सा है। इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि यमुना नगर के छछरौली के खसरा नंबर 125, 134 और 152 का हक 1887 से सरकार के पास रहा। पीढ़ियों से यहां पर सैकड़ों परिवार रह रहे थे। गैर मुमकिन आबादी इलाका दिखाया गया। सरकार ने वहां के मूल निवासियों को वहां का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। तो हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन था। सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। रोहतक से कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा ने हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का मुद्दा जोरों से उठाया और इसी को लेकर आज सदन में काफी बहसबाजी भी देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी नौकरियों को लेकर भी विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए और 2 घंटे तक नौकरियों को लेकर इसी में बहस दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच यहां पर देखने को मिली। सीएम सैनी ने पुरजोर तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। तो आज चौथा दिन था बजट सत्र का और आज भी काफी हंगामेदार विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए और सरकार ने उनके सवालों का जवाब भी दिया। तो प्रश्नकाल से आज की कार्यवाही शुरू हुई। रोहतक के कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा ने हरियाणा में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का मुद्दा उठाया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी सुरक्षा पर सवाल है, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि ये यूटी प्रशासन का फैसला है, ये विधानसभा परिसर में नहीं हुआ, इसीलिए वो यहां का विषय नहीं है। इस पर हुड्डा ने कहा कि सरकार जवाब नहीं देगी तो हम विधानसभा से मुख्यमंत्री को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इसी मुद्दों को लेकर आज बजट सत्र में चर्चा हुई। दोनों के बीच काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली और तमाम सवाल खड़े किए विपक्ष की तरफ से और उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए भी सीएम सैनी नजर आए और हर दिन काफी हंगामेदार जा रहा है बजट सत्र और आज चौथा दिन था। शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई विपक्ष नजर आया
तो खासकर कांग्रेस ने हाउस अरेस्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं की आवाजों को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर सीएम सैनी ने कहा कि हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है किसी नेता को हाउस अरेस्ट करने की। अगर विधानसभा के अंदर ये किया होता या फिर इस तरीके का जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है हाउस अरेस्ट करने का, तो उस पर सरकार बोल सकती थी। लेकिन अगर अन्य जगह पर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है तो ये यूटी प्रशासन के अंदर आता है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर आज भूपेंद्र हुड्डा भी काफी बोले और अपने सवालों के जवाब मांगते हुए वो नजर आए सदन में। और जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए भी सरकार के विधायक नजर आए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देंगे। रविंद्र सांगवान प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुलशाद अली प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आपके पास आते हुए देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है सरकार में। हाउस अरेस्ट करके हमारे नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, घर पर नजरबंद किया जा रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। साथी जो मेरे प्रवक्ता हैं उन सभी को नमस्कार। और साथ में हमारा ये कार्यक्रम आज जो भी सब देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम। आज बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा विधानसभा के सदन के अंदर की है। आज हरियाणा की जनता उनका स्वागत करती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दो बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की। एक तो यमुनानगर का छछरौली, जिसको प्रताप नगर के नाम से भी जाना जाता है, 1887 से मालिकाना हक सरकार के पास रहा है और पीढ़ियों से यहां पर सैकड़ों परिवार रह रहे थे, जिसे गैर मुमकिन आबादी इलाका दिखाया हुआ था। सरकार ने वहां के मूल निवासियों को वहां का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। यह कदम दशकों से बसे परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देने की ऐतिहासिक पहल है। सरकार छछरौली के हर पात्र नागरिक के साथ खड़ी है। गुरुग्राम दूसरा जो है, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को फाइनल अलाइनमेंट की मंजूरी दी गई है। 64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 52 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा का है। गुरुग्राम में यह कॉरिडोर इफ्को चौक से शुरू होकर सेक्टर 29 मिलेनियम सिटी, सेक्टर 52, 57, 61 दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को जोड़ते हुए ग्वालपाड़ी तक जाएगा। फरीदाबाद में ये कॉरिडोर सैनिक कॉलोनी से होता हुआ एनआईटी, बाटा चौक, सेक्टर 12, 15 दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन को जोड़ते हुए नए फरीदाबाद को जोड़ने का काम करेगा। दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो और गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर को भी आपस में जोड़ने का कार्य ये कॉरिडोर करेगा। ये कॉरिडोर प्रदेश में निवेश, रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज सदन के अंदर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बताया कि नशे के खिलाफ लगातार गंभीरता से कार्रवाई हो रही है। हरियाणा में उत्तर भारत के राज्यों का संयुक्त सचिवालय भी बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने भी नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की संपत्ति भी कुर्क की है और उनको जेल भेजने का काम भी किया है। ये हरियाणा सरकार ने साइक्लोथॉन, मैराथन जैसे कार्यक्रम चला करके और खाप पंचायतों और संतों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। ऐसा लेकिन हरियाणा रविंद्र के जी, लिए विपक्ष तो कह रहा है कि नौकरियां मिल ही नहीं रही है युवाओं को हरियाणा के। विपक्ष सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहा है। झूठे जो मुद्दे हैं
वो पब्लिक के अंदर लाने का काम कर रहा है। नौकरियां तो इनके समय के अंदर, कांग्रेस के समय के अंदर, कल कांग्रेस के ही एक नेता अजय यादव जी ने, उन्होंने, कैप्टन अजय यादव जी ने बताया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा इसलिए दिया था कि नौकरियों की जो लिस्ट बन रही थी उस लिस्ट के अंदर उनके लोगों को नौकरी नहीं मिली थी, और सोनिया गांधी जी के कहने पर उन्होंने उस इस्तीफे को वापस लिया था। आज हरियाणा के युवाओं के लिए, आज हरियाणा की सरकार आगे बढ़ करके चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन निर्णय लिया था कि 36,000 जो हमारे युवा थे जिनको नौकरी मिली हुई थी, उनका ज्वाइनिंग जो लेटर था वो कांग्रेस के साथ मिलकर के जो कोर्ट के अंदर जो लोग गए हुए थे उन्होंने रुकवा रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब तक 36,000 उन युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो शपथ नहीं लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उन युवाओं को पहले नौकरी देने का काम किया, पहले ज्वाइन कराने का काम किया, उसके बाद उन्होंने अपनी शपथ ली। आज हरियाणा की सरकार पारदर्शिता के ऊपर नौकरी दे रही है, आज योग्य युवाओं को नौकरी मिल रही है। आज हरियाणा का जो युवा है वो पढ़ करके नौकरी लेने का काम कर रहा है, और आज हरियाणा के अंदर ऐसा वातावरण है कि बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ करके आज वो एक नौकरी नहीं, एक नौकरी लेकर के आगे बढ़ बढ़ करके अपना भविष्य बना रहे। रविंद्र जी, 10 सालों से आपकी सरकार है, वहां पर हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अब तक कितने युवाओं को नौकरी मिल गई है, क्या कोई आंकड़ा है आपके पास? 10 साल के अंदर हरियाणा की सरकार ने 2.25 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है, और अभी भी नौकरी की जो प्रक्रिया है वो जारी है। नौकरी के अलावा जिस प्रकार से पहले ठेके की व्यवस्था थी, ठेकेदारी प्रणाली थी, उस ठेकेदारी प्रणाली को बंद करके एक सरकारी पोर्टल सरकार ने बनाया। उस सरकारी पोर्टल के ऊपर भी पारदर्शिता से नौकरियां उसके ऊपर मिलने का काम हो रहा है। उसके अलावा सरकार ने तो विदेशों तक के अंदर नौकरियों की जो सौगात है वो हरियाणा के युवाओं को दी है। गुलशाद जी से सवाल ले लेते हैं। गुलशाद जी, आप लगातार फालतू की चीजों को लेकर हंगामा करते हैं, इस तरीके का सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। हाउस अरेस्ट का मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया, जबकि कोई भी नेता हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है सीएम की तरफ से, और ऊपर से आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी रविंद्र जी ने गिना दी कितनी नौकरियां मिल गई हैं युवाओं को 10 सालों में। चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मेरे साथी अभी बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि वो विकास के बारे में, रोजगार के बारे में, और अभी जो इन्होंने बताया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है कि भाई मूल निवास तरह से उनको दर्जा दिलाया है, चलो स्वागत करते हैं ऐसी घोषणा का हम जी। लेकिन उसके साथ साथ ही आज इन्होंने बताया कि रोजगार के बारे में इनकी मैं वो आपको बता देता हूं कि ये बाहरी युवाओं को हरियाणा में रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा डोमिसाइल का इनकी जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं है। अब कोई भी प्रदेश, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो बिहार हो, अपने राज्य के लोगों को ये प्रतिनिधित्व देते हैं। और डोमिसाइल एक जो वर्ड होता है ना, वो डोमिसाइल इसीलिए बनवाया जाता है क्योंकि उसमें राज्य का ही वो होता है। और लगातार ऐसे क्राइटेरिया उसमें लगा रहे हैं। 35% का जो HSC बोर्ड है और जो HPSC बोर्ड है वो क्या करते हैं, वो इतने क्राइटेरिया लगा दिया उन्होंने, और उन्होंने जो भर्ती का जो तरीका है वो टोटली चेंज कर दिया। 3 फेज बना दिए गए हैं, पहले स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद मेन, उसके बाद इंटरव्यू। और उसमें हरियाणा के इतने बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, JRF क्लियर हैं, नेट क्लियर हैं, लेकिन इनके क्राइटेरिया को कोई भी फुलफिल नहीं कर पाता। और ये HSC बोर्ड और HPSC बोर्ड को इन्होंने रिजेक्शन बोर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं, जबकि उसके बदले में ये बाहर के लड़कों को, चाहे वो गुजरात से हो चाहे वो महाराष्ट्र से हो, बैकडोर एंट्री दे करके। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, आंकड़े दे देना चाहता हूं मैं इनको, इन्होंने किसमें क्या किया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरह से जब ये इंग्लिश का TGT का जब वो हुआ, 613 में से सिर्फ इन्होंने 151 पद इस तरीके के माने गए जो कि क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं। और SST में 23 में से सिर्फ 7, 48 में से 24, 410 में से 100 ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, और लगातार ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में 18 में से इन्होंने 11 को बाहर कर दिया, यानी 18 में से 11 लोगों को इन्होंने दूसरे प्रदेशों से भरा।
और इसमें क्या नाम SST में 99 बच्चों में से इन्होंने बाहर के भरे हुई। तो ये रेगुलर नौकरियां देखिए, इन्होंने HKRN के नाम से एक इन्होंने पोर्टल चला रखा है जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर बना रखा है बच्चों को, उसी को गिनते हैं। अभी 2.25 लाख नौकरियां दे दी, फलाना नौकरियां दे दी। अरे आप बच्चों को दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हो। अभी आपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में PhD भरे लोगों को आप दिहाड़ी पे उनको पर डे के हिसाब से आप उनको जॉब दे रहे हो, जो कि एक तरह से हरियाणा के युवा के लिए गुलजार जी, आपकी भी 10 साल सरकार रही, आपने कितने युवाओं को जॉब दे दी थी इन 10 सालों में? जब आपकी सरकार थी तो कितने युवाओं को आपने जॉब दी थी? हमारे टाइम में ना तो कोई पेपर लीक हुआ, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो एक तरह से इसमें जेल में हो, और इन्होंने सभी लोगों को बाहर से लाके भरा है। ये बाहरी युवाओं को आकर्षित करते हैं अपने हरियाणा के लिए, और हमारे लोग डोंकी के माध्यम से विदेशों में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जमीनों को बेचकर अमेरिका में और एक तरह से कनाडा जैसे देशों में, अगर हमारे यहाँ इतनी खुशनुमा माहौल हो तो वो क्यों लोग जाएंगे। तो ये सरकार सिर्फ क्या कर रही है, ये सिर्फ घोषणा बना रही है, घोषणा सरकार है, और अपने उसको एक तरह से अच्छे से उसको पब्लिक में जाके उसका मैनिपुलेशन करते हैं। और जैसे हमारे सांगवान साहब जैसे इन्होंने अपने प्रवक्ता बना रखे हैं, वो सरकार का गुणगान और महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। अभी बता रहे थे भाई नमो भारत कॉरिडोर, चलो नमो भारत कॉरिडोर इन्होंने बनाया, वो PPP मॉडल पे है जहां पर हम टोल टैक्स देके जाते हैं, उसमें सरकार का क्या वो है। और ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक तरह से क्या नाम, एक तरह से ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सा क्या बनाया? कोई मेट्रो लेके आए और रेलवे लाइन लेके आए, कोई काम किया हरियाणा के अंदर? कोई नया, कोई IIT बनाई, कोई एम्स बनाया, कोई एक तरह से IIM बनाया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सांगवान जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बाहर के युवाओं को जॉब दी जा रही है, लेकिन हरियाणा के जो निवासी हैं, जो वहाँ के युवा हैं, उनको जॉब नहीं दी जा रही है। ऊपर से आपकी सरकार को 10 साल वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। हरियाणा के प्रदेश मेरे साथी को और मैं दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था इनके समय से ही थी। उसके बाद हमने तो इसके अंदर पारदर्शिता की है। इनके समय के अंदर पर्ची और खर्ची चलती थी। किस प्रकार से इनके जो विधायक थे, 2-3 विधायक अब की बार इसी के कारण हारे हैं। उन्होंने अब की बार भी पब्लिक के अंदर ये कहा था जाकर के कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दोबारा फिर हिस्सा मिलेगा, दोबारा फिर नौकरियां मिलेंगी। हमने तो पारदर्शिता के ऊपर हरियाणा के अंदर नौकरी देनी शुरू की है, और हरियाणा के बच्चे भी दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर के नौकरी लगते हैं। इसी प्रकार से ठेकेदारी प्रणाली थी इनके समय के अंदर, ठेके के ऊपर बच्चे लगते थे, सांगवान साहब 40 नाम में से 35 के अंदर चढ़ जाते थे, 40 में से 35 देगी लगते जनाब। उनके जो नौकरी थी, उनकी जो पे थी, वो किसी और के पास जाने का काम होता था। उसका हमने पोर्टल बनाया, उसको पोर्टल के ऊपर लेकर के आए, उसके अंदर पारदर्शिता हुई, डिजिटल पेमेंट जो है उसके बाद वो बच्चों को मिलने लगी। आज ये कह रहे हैं कि विदेशों के अंदर नौकरी की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की। आज हरियाणा के जो युवा हैं, आज वो पढ़ करके नहीं लग रहे हैं, पारदर्शिता से नौकरी लग रहे हैं। आज उनको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, आज उनको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सांगवान जी वो कह रहे हैं कि अगर हरियाणा का युवा पढ़ लिख कर नौकरी पा रहा है तो डंकी रूट के जरिए वो विदेशों में जाने को मजबूर क्यों है? जनाब मेरे हरियाणा विदेशों के अंदर भी है, हरियाणा में विदेशों के अंदर भी युवाओं को नौकरी प्राप्त करने के लिए इसी के माध्यम से मारने के लिए भेजा है। जो ये लोग क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए गुलजार जी, सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आपके पास आऊंगी। ठीक है, रविंद्र जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? इनके समय के अंदर जो नौकरियां हैं, वो नौकरियां पर्ची और खर्ची के ऊपर मिलती थी, उसके अंदर सिर्फ पर्ची मिलती थी। इनके जो 2 या 3 विधायक तो अब की बार इसी कारण से हारे हैं कि उन्होंने चुनाव के अंदर जाकर के सीधा सीधा ये बोला कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने हिस्से के अंदर जो नौकरियां आएंगी वो आपको मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी दी है। आज पर्ची खर्ची नहीं चलती प्रदेश के अंदर। आज बच्चे पारदर्शिता से आज टेस्ट पास करके, आज पढ़ करके आज बच्चे नौकरी लग रहे हैं। इसी प्रकार से इनके समय के अंदर जो ठेकेदारी प्रणाली थी, ठेकेदार के पास जाकर के लोग लगते थे और उसके अंदर फर्जी नाम होते थे। फर्जी पेमेंट जो है वो MLA मिनिस्टरों के जो उनका स्टाफ होता था उनके पास जाती थी, सिर्फ फर्जीवाड़ा चलता था। आज हरियाणा सरकार के अंदर
नौकरियां पारदर्शिता से मिल रही हैं। आज हरियाणा का जो युवा है, आज हरियाणा के युवा ने ही तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनाई है। आज मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तक शपथ नहीं ली, जब तक 36,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिला पाए, वो जब 36,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपनी शपथ ली। आज हरियाणा सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शिता से काम कर रही है। आज हरियाणा के अंदर सभी डिपार्टमेंट के अंदर डिजिटल प्रणाली है। आज डिजिटल माध्यम से आज सबकी पेमेंट होती है। ठीक है, गुलराज जी वो कह रहे हैं आज डिजिटल माध्यम से सबकी पेमेंट होती है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है। उसी डिजिटल इंडिया का आप ये दीजिए 590 करोड़ का घोटाला हो जाता है और मुख्यमंत्री को कानो कान खबर भी नहीं है। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी है हरियाणा के, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या कर रहा है, और इनके मंत्री जो एक तरह से इन्होंने फौज बना रखी है वो क्या कर रही है। 590 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। दूसरी बात कर ली गई है, ये लोग क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर रिकवरी हो चुकी है। गुलशाद जी रिकवरी हो चुकी है, और जो ब्याज का पैसा है वो भी उनके अकाउंट में आ चुका है, और जो भी इसमें आरोपी है उनके नाम भी सामने आ गए हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। क्राइम तो हैपन हो चुका है, यानी सरकार सोई हुई है। 590 करोड़ रुपए का अगर वो हो जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये जनता की गाड़ी कमाई होती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं भाई हमने बाहर विदेशों में नौकरी का इंतजाम कर दिया। अरे यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देश में आप बच्चों को भेज रहे हो मरने के लिए, और बेरोजगारी का ये आलम है, बच्चा वहां पर भी जाकर के आपके साथ जाता है। ये आप लोगों का अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कारोबार नहीं है। डंकी रूट से अपने 2-2, 3-3 किले बेच करके हरियाणा का युवा क्या करता है, जल मार्गों से, पनामा नहर से अपने जान को जोखिम में डाल के जाता है। ये आपके सरकार का एक तरह से क्राइटेरिया है। डंकी रूट तो आपके समय में भी होता था गुलशाद जी, ये रोजगार का मानक है, नहीं हो रहा है, बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है। आपकी सरकार में भी ये डंकी रूट होता था, उस समय सरकार ने क्यों नहीं काम किया युवाओं के लिए? सरकार में डंकी रूट में कभी अमेरिका ने कोई वापस भेजा हो तो आप बताइए। हमारी विदेश नीति के मामले में और इनकी विदेश नीति के मामले में ये लोग क्या है, ये एपेस्टिन फाइल में फंसे हुए लोग हैं। इन्होंने किसानों के जो फार्मर डील है नरेंद्र मोदी जी ने साइन की है, हमने नहीं किया है। हमने अमेरिका को इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया क्यों फैलाते हैं आप? देखिए कृषि के क्षेत्र में कोई डील नहीं हुई है, इसको लेकर आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब सरकार ये क्लियर कर चुकी है कि कृषि के क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं हुआ है। तो टैरिफ 18% कर दिया इन्होंने। ये लोग बोल ही नहीं सकते उनके सामने। टैरिफ कम भी तो किया गया है। बार बार ट्रम्प मोदी जी भी तो हमला करता है कि भाई राजा की गर्दन मेरे हाथ में है, तो वो क्या बोलता है, क्या किस लिए वो इतना डरता है। और ये हमारे हरियाणा के अंदर हाउस अरेस्ट कर रहे हैं सुमित गौड़ जी को फरीदाबाद के अंदर। सुमित गौड़ हमारे प्रवक्ता हैं, उनको इन्होंने फरीदाबाद के अंदर, मैं भी आपको वीडियो भेज देता हूँ अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हाउस अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, जब आपके विधायक खुद कह रहे हैं, आपके विधायक पुलिस को आपके जो मंत्री हैं कांग्रेस के मंत्री, पुलिस को आगे कांग्रेस के मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि हमारे समय में युवाओं को भाई भतीजावाद होता था, उसके मुताबिक नौकरियां दी जाती थी, मेरिट में कोई किसी और का नाम होता था, नौकरी किसी और को मिलती थी। अब इस पर क्या कहेंगे आप? ये आप भी जानते हैं कौन है वो नेता जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। आज तक इन्होंने कोई प्रूव नहीं करके दिखाया कि पर्ची खर्ची किसी ने उस पर साइन करके दिए हो, किसी ने पैसा लिया हो। अगर पैसा लिया होता तो आज हम भी जेल में होते। अगर हमने ऐसा किया है तो हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते लोग? अगर हमने कोई घोटाला किया है, हमने किसी का हक मारा है, तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। जब हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, ऐसे एलिगेशन तो कोई भी लगा देता है। नहीं, कैप्टन अजय यादव जी ने एलिगेशन लगाया, कल उन्होंने कहा ये तो राजनीतिक स्टंट होता है। जुडिशरी में क्या हुआ, ये IDFC बैंक के घोटाले को लेकर के हमारे आज हरियाणा ठीक है, जवाब ले लीजिए रविंद्र जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि IDFC घोटाला मामले को लेकर आपको घेर रहे हैं। वो IDFC बैंक घोटाले को लेकर के हरियाणा स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो DGP अर्शेंद्र सिंह चावला जी ने आज बताया है कि रिभव IDFC बैंक का मैनेजर है, अभय बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर था। दोनों मुख्य आरोपी हैं, दोनों ने ही प्लानिंग की थी। स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के खाते में कुछ पैसा गया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पैसा गया है। स्वाति सिंगला जो एक निजी कंपनी की मालिक है और अभय की पत्नी है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था
और गिरफ्तार करके आज कोर्ट में भी पेश कर दिया है। और हरियाणा सरकार का जो पैसा था वो हरियाणा सरकार के अकाउंट में कल ही चला गया था। 24 घंटे के अंदर जो पैसा है वो हरियाणा सरकार के अकाउंट के अंदर चला गया था। और ये तभी पॉसिबल है जब हरियाणा के अंदर डिजिटल प्रणाली है, पेमेंट जो है हरियाणा के डिजिटल व्यवस्था से जाती है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिन ट्रंप जी की बात हो रही है, उन ट्रंप जी ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो हमले के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होना था और वहां के काफी लोगों की हत्या होने वाली थी और उसको उन्होंने रुकवाया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुद बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के हक के अंदर बोला है। और दूसरा, ये जो कह रहे हैं, ठीक है कि समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2 मार्च को वित्त मंत्री के तौर पर सीएम सैनी बजट पेश करेंगे। क्या ये बजट जो वहां की जनता है उनको लुभा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।